Good morning students. Today we are going to start our history and the chapter is the French Revolution. The chapter name is French Revolution and in Hindi you can say Francesi Kranti, like that, the French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. क्या ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 में जो सिटी ऑफ पेरिस था वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. वहाँ पे एक अलार्म मीन्स कि आतंक का माहौल था. एंड द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी. जो किंग था, जो राजा था वहाँ का, उसने कमांड दिया ट्रूप्स को, सैनिकों को, कि तुम लोग सिटी की तरफ मूव करो. Rumors spread that he would soon order the army. और जो रूमर्स स्प्रेड हो गया था कि वो अब सून ही आर्मी को ऑर्डर देगा, आर्मी को ऑर्डर देने वाला है कि ओपन फायर किया जाए अपॉन दी सिटी एंड ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन दी सिटीजन. ओपन फायर अपॉन दी सिटी. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall, and 7,000 men और women gathered हुए town hall के सामने and decided to form the people's militia. और उन्होंने डिसाइड किया कि पीपल्स की मिलिटिया, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हमारा जन सेना का भी हम लोग सब मिलकर एक जन सेना का गठन करेंगे. दैट इज पीपल्स मिलिटिया का हम लोग भी गठन करेंगे. एंड दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ आर्म्स. और उन्होंने कई नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर वो घुसे और हर चीज़ उन्होंने वहाँ पे तोड़ी. और क्यों घुसे, वो किस मजबूरी में घुसे? सिर्फ सर्च ऑफ आर्म के लिए उन्होंने बिल्डिंग्स में दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में उन्होंने एंट्री की. सिर्फ आर्म्स को ढूंढने के लिए, सिर्फ आर्म्स के लिए उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट में ज़बरदस्ती वो घुसी. एंड फाइनली a group of 700 people marched towards the eastern part of the city. Finally, a group of 700 people marched towards the Indian. Group of 100 people ने मार्च कहाँ किया? Towards the eastern part of the city. और पेरिस के ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में उन्होंने मार्च किया एंड stormed the fortress prison and storm the fortress prison, the Bastille. और उन्होंने क्या किया? स्टॉर्म कर गए, पूरे झुंड में उन्होंने क्या किया? जो जेल थी, जेल की दीवारों को, जेल की जो किले थे, किलों को तोड़ डाला. एंड वेयर दे होप टू फाइंड होल्डर, एंड वेयर उनको होप था कि वहाँ पे हमें एमुनिशन मीन्स गोला बारूद ज़रूर मिलेंगे. उन्होंने क्या किया कि ईस्टर्न पार्ट में वो पेरिस के गए और बास्तिल किले की जेल मीन्स कि जो बास्तिल था उसके किले की जेल को उन्होंने तोड़ डाला. और उनको होप था कि वहाँ पे उन्हें गोला बारूद ज़रूर मिलेंगे. एंड इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्टिल्स वॉज किल्ड and the prisoners released through there were only 7 of them. and हथियारों पर कब्जे की वो तो चाह रहे थे कि वहाँ उन्हें गोला बारूद ज़रूर मिलेंगे, और इसके चलते उन्होंने बास्तिल किले की जेल को भी तोड़ डाला था.
और जब बास्तिल किले की जेल को तोड़ेंगे तो वहाँ का जो बास्तिल किले का जो कमांडर था, इन दोनों में लड़ाई हुई, इन लोगों में भी और उस कमांडर में भी, तो वो मर गया। और वहाँ पे कैदी जो केवल मतलब कितने प्रिजनर थे, ओनली 7 प्रिजनर से वहाँ पे कैद थे, वो भी वहाँ से आज़ाद हो गए। उनको भी उन लोगों ने, पेरिस के लोगों ने क्या किया, छुड़ा लिया। And yet the Bastille was hated by all, means कि बास्तिल जो किला था, बास्तिल was hated by all because it stood for the despotic power of the king. Despotic power of the king, जो सम्राट था उसकी जो despotic power था, वो despotic power का प्रतीक था। ये जो किला था बास्तिल, जो किला था बास्तिल किला, लोगों की मतलब लोग इस बास्तिल किला से बहुत हेट करते थे, बिकॉज ये जो बास्तिल किला था वो किंग की पावर को शो करता था। एंड द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलाइज्ड, द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलाइज्ड एंड इट्स स्टोन fragments were sold in the market to all those who wish to keep a souvenir of its destruction. Means कि the fortress was demolished. means वो किला जो था जिसमें कैदियों को कैद किया जाता था, उसको उन लोगों ने डिमोलाइज कर दिया। डिमोलाइज मतलब गिरा दिया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड, और जो उसके स्टोन थे, उन लोगों ने उन स्टोन्स को उठाया और मार्केट में उसको सोल्ड कर दिया। और क्या कर रहे थे, मार्केट में सोल्ड कर दिया। सोल्ड कर दिया। Those who wish to keep a souvenir for it, और कई लोगों ने इसको मतलब अपनी यादगार के लिए उसको रख भी लिया इस डिस्ट्रक्शन को, कि हमने भी कोई डिस्ट्रक्शन किया था, डिमोलाइज किया था, एंड इसीलिए उन्होंने इसको कुछ स्टोन्स को रख लिया। एंड द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर rioting both in Paris and the countryside, और इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा कंट्री साइड के एरिया में कई तरह के क्या हुए, and the days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside. इस घटना के बाद कई दिनों तक इस रॉयटिंग के बाद कई दिनों तक, इस दंगों के बाद कई दिनों तक पेरिस में और जो कंट्री साइड के कई पार्ट्स में रॉयट्स होते रहे। एंड सॉ मोर रॉयटिंग, मतलब कि इस देश के बाद भी कई रॉयट्स, कई दंगे हुए पेरिस और कंट्री साइड के कुछ एरिया में। एंड मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, एंड most people were protesting against the high price of bread, और कई people protest कर रहे थे कि high price of bread होने के कारण, मतलब ब्रेड की कीमत, ब्रेड के रेट बढ़ जाने के कारण कई लोगों ने प्रोटेस्ट करना, विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। एंड मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, दे सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ अ चेन ऑफ इवेंट्स that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome. Most people were वो लोग विद्रोह कर रहे थे against the high price of the bread. And much later, when historians looked back upon this time, और जब बाद में जब historians हैं, बाद में इस दौर का हिस्टोरियन जब इस
पार्ट को लुक्ड बैक देखते हैं उस टाइम को, जब वो पढ़ते हैं देखते हैं, दे सॉ इट इज़ द बिगनिंग ऑफ ए चेंज, वो उन्होंने देखा कि ये एंडिंग नहीं था, ये बिगनिंग ऑफ द चेंज था, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसके एक स्टार्टिंग पॉइंट था। दे सॉ इट एज द बिगनिंग ऑफ द चेंज ऑफ इवेंट that ultimately led to the execution of the king in the France. और ये एंड कब होगा? एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन द फ्रांस, मीन्स कि जब राजा को फांसी हो जाएगी दिए जाने, और इसका जो एंड था परिणति मीन्स कि जो एंड था फ्रांस के राजा को या फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए देना। And though most people at the time did not anticipate this outcome, and उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे मतलब कई लोगों को ऐसे रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे रिजल्ट की कोई भी उम्मीद उन्हें नहीं थी। हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन, मीन्स कि जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो कहते हैं ये एंडिंग पॉइंट नहीं था। जब हिस्टोरियंस हमारे बैक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बैक में देखते हैं, बैक अपॉन दिस टाइम जब वो देखते हैं, दे सॉ इट एट द बिगनिंग, वो देखते हैं कि ये तो बिगनिंग है ऑफ इवेंट्स का, चेन ऑफ इवेंट्स का, और अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस, मतलब कि ये अल्टीमेटली एंड कब होगा? जब एग्जीक्यूशन मतलब किंग राजा को फांसी दे दी जाएगी। तो मोस्ट पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम, मतलब कई पीपल को अभी भी इस पे मतलब कई पीपल को ऐसा लग नहीं रहा था कि कैसा रिजल्ट आने वाला है, उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी रिजल्ट पर। ऐसा क्यों? मतलब हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों और कैसे हुआ? देन लुक एट दिस पिक्चर शो बास्टील, कैसे बास्टील को लोगों ने बिल्कुल तोड़ दिया था, मीन्स की डिस्ट्रक्शन या स्टॉर्मिंग, जैसे कि स्टॉर्म आ गया हो बास्टील। एंड soon after the demolition of the Bastille, artists made prints commemorating the event, मतलब कि डेमोलिशन जैसे बास्टिल को डिमोलाइज किया गया उसके बाद आर्टिस्ट ने इस पिक्चर को याद के रूप में डिज़ाइन किया, इस पिक्चर को याद के रूप में आर्टिस्ट ने क्या किया? डिज़ाइन किया। एंड let's start our first topic, means French society during the late 18th century. French society during the late 18th century. French society during the late 18th century, that in 1774, Louis you can say Louis 16 of the Bourbon family, 16 of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. Ascended the throne of France means कि 1774 में बुर्बो फैमिली का जो लुइस 16 था वो राजा की गद्दी पर मीन्स की राजगद्दी या ascended the throne of France पे, उसको throne of France पे बैठा, वो थ्रोन ऑफ फ्रांस पे बैठा या राजगद्दी पर बैठा। एंड ही वॉज 20 years old and married to the Australian prince Mary, उसने ऑस्ट्रेलियन प्रिंस से मैरी किया, दैट इज एंटोइनेट, मैरी एंटोइनेट। एंड मीन्स कि जब वो 20 years के थे तो उन्होंने शादी की, उनकी शादी हुई और ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस से उनकी शादी हुई, राजकुमारी से, मैरी एंटोइनेट से हुई। अपॉन हिज
accession. Upon his accession, the new king found an empty treasury. The new king found empty treasury. Means कि अपॉन इस एसेशन के बाद जब उसका एसेशन हुआ, यू कैन से राज्यरोहण हुआ, उसे राजा बनाया गया, उसकी शादी हुई, तो जो दूसरा राजा आया तो उसने देखा कि बिल्कुल एम्प्टी है, जो ट्रेजर है वो बिल्कुल खाली हो चुका है. लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ फ्रांस. मीन लंबे समय तक मीन्स लॉन्ग ईयर्स, लंबे कई सालों तक वॉर चलने के कारण क्या हुआ, फ्रांस की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ जो फ्रांस था वो ड्रेन हो गया. मीन्स की जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज था वो ख़त्म होने लगा. एंड एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, एडेड टू दिस वॉज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड extra wage in court at the immense palace of Versailles and लंबे समय तक, मतलब इस कभी भी अगर वार होता है तो इससे इकॉनमी बहुत डाउन हो जाती है. एंड दैट्स फ्रांस में भी यही हुआ, उसकी इकॉनमी बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी. एंड वर्सराय के विशाल, वर्सराय मीन्स वर्सराय के विशाल, जो वर्सराय है वो पैलेस ऑफ वर्सराय है, एक विशाल महल है और राज दरबार की मीन्स की जो वर्सराय एडेड टू दिस. देख, अब एक तो लॉस में फ्रांस ऑलरेडी चल रहा था और उसमें एक चीज़ और ऐड कर दी गई थी, कॉस्ट ऑफ मेंटेन करना एक्स्ट्रा वेज इन कोर्ट को. एक्स्ट्रा वेज इन कोर्ट मीन्स कि उस राजमहल की शानो शौकत को मेंटेन करना, पैलेस और वर्सराय को पूरी तरह से मेंटेन करना, एक ये एक्स्ट्रा खर्चा था. इट मीन्स यू कैन से एक फिजूल खर्ची थी, अलग से थी. एंड अंडर Louis XVI, France held the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy. Under Louis के अंडर में France held the 13 American colonies. मीन्स कि फ्रांस ने लुई के शासनकाल में, यू कैन से लुईस जब राजा थे तो फ्रांस ने अमेरिका के 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प की थी. इंडिपेंडेंस दिलाने में क्या की थी, हेल्प की थी. और इट मीन्स कि जब लुईस XVI जब राजा थे तो फ्रांस ने, लुईस XVI जो फ्रांस के राजा थे, उन्होंने हेल्प की थी 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की टू गेन देयर इंडिपेंडेंस. उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की हमने हेल्प की थी कि वो गेन करें अपनी इंडिपेंडेंस को, मतलब वो इंडिपेंडेंटली जी पाए. और सबका कॉमन एनिमी कौन था, दैट इज ब्रिटेन. सबका कॉमन एनिमी कौन था, ब्रिटेन था सबका कॉमन एनिमी. एंड द वार added more than a billion livre means कि the war added more than a billion livre, say the billion livre to a debt that had already risen to more than 2 billion livre. means you can say that कि कभी भी वार होता है तो बहुत नुकसान होता है. और इस वार के कारण क्या हुआ, फ्रांस पर 10 अरब, फ्रांस पर 10 बिलियन लिवरे से भी अधिक
का डेप्ट हो गया, मीन्स कि कर्ज चढ़ गया। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 बिलियन लिव्रे का कर्ज चढ़ गया, मीन्स की डेप्ट, एंड और जुड़ गया, कर्ज भी हो गया और ऐड हो गया, एंड जबकि और उससे पहले से ही मतलब ऑलरेडी उस पर कर्ज था 2 बिलियन लिव्रे का। और फ्रांस ने इस युद्ध में मतलब ब्रिटेन से युद्ध में 13 कॉलोनीज अमेरिकन को तो इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प की, बट इसके कारण फ्रांस में क्या नुकसान हुआ कि ऑलरेडी फ्रांस ने कर्ज ले रखा था 2 बिलियन लिव्रे का, और उसके बाद से उससे द वॉर एडेड मोर देन अ बिलियन, मतलब इस वॉर ने ऐड कर दिया मोर देन अ बिलियन लिव्रे और इस पे कर्ज चढ़ा दिया। एंड lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan। जो लेंडर्स थे जिन्होंने फ्रांस को क्या दिया था, कर्ज दिया था, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने चार्ज करना कितना इंटरेस्ट और चार्ज करना स्टार्ट कर दिया 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। उन्होंने कितना इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर दिया था 10%, एंड दैट इज so the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payment alone। So जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने अपने बजट का बहुत बड़ा मतलब अपने बजट का यू कैन से spend an increasing percentage of its budget, उसने अपने बजट का बहुत बड़ा पार्ट मतलब उसने अपने बजट का बहुत बड़ा पार्ट इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बड़ा पार्ट उसने अपने बजट का कर्ज चुकाने में यूज़ किया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उन पे एक बर्डन था, इंटरेस्ट का बर्डन अलग से आ रहा था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। जो इंटरेस्ट पेमेंट अलोन था उसकी पेमेंट में उन्होंने अपने बजट को खर्च किया। एंड टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, जो उनके रेगुलर एक्सपेंसेस थे, कौन कौन से उनके रेगुलर एक्सपेंसेस थे कि मेंटेन करना आर्मी को एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट को मेंटेन करना, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस को, यूनिवर्सिटीज़ को। द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। अब जब इतना किसी के पास कर्ज हो जाएगा 10 बिलियन लिव्रे का, और उससे पहले ऑलरेडी 2 बिलियन लिव्रे का कर्ज था इस वार के कारण, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने बजट का बहुत बड़ा पार्ट बजट को निकाला और पे किया अपना कर्ज, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था वो 10% था और वो बिल्कुल इंक्रीज होता जा रहा था। दैट्स वाई उन्होंने पे किया। अब जब पे करने के बाद उनका और भी मतलब उनकी पेमेंट और भी अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए अब उनके पास इनकम नहीं रही, तो उन्होंने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस और यूनिवर्सिटी, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। और स्टेट ने फोर्स किया और कहा कि इन सब चीज़ों में टैक्स को इंक्रीज किया जाए, इन सब चीज़ों में क्या किया जाए, टैक्स को इंक्रीज किया जाए। एंड टैक्स को इंक्रीज किया जाए, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट बी हैव sufficed, means yet even this measure would not have sufficed, means कि ये जो मेजर लिया गया था, ये जो कदम उठाया गया था, सेटिस्फाइड नहीं था, मतलब कि सफाइड नहीं था कि ना काफ़ी था, ये कदम इतना भी सही नहीं था। ठीक है।
And French society in the 18th century was divided into 3 states, each state. मतलब कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच सोसाइटी थी 18th सेंचुरी में, इसे 3 ई स्टेट्स में डिवाइड किया गया. And that is, and only members of the third ई स्टेट paid tax. मीन्स कि उसने 3 स्टेट में बांट तो दिया इनको, और केवल जो 3 स्टेट के लोग थे, जो मतलब आम सिटीजन थे, उन पर उनको कहा गया वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स को पे करें, मतलब कर को अदा करें, टैक्स को पे करें. एंड you can say the meaning of the livre, unit of currency in France. This continued in 1794. ये एक फ्रांस की यूनिट है, करेंसी है, और 1794 में इसको हटा दिया गया था, एंड द सेकेंड इज ई स्टेट. एंड ई स्टेट क्या है? मीन्स कि ई स्टेट मतलब आपके स्टेट को शो करना, मीन्स कि आपके स्टेटस को शो करना, एंड आपके स्टेटस को शो करना. द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट was part of the society of E state as part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and the institutions of France before 1789. And the society of E states was the part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. और जो इन सोसाइटी को ई स्टेट वॉज अ पार्ट, ये जो सोसाइटी को हमने डिवाइड किया था, ये सब एक पार्ट थे. किसके पार्ट थे? फ्यूडल सिस्टम के. वॉज द पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस. और ये आप मिडल एजेस में डेटेड बैक में देखेंगे कि ये सब फ्यूडल पार्ट के पार्ट हैं, एंड फ्यूडल सिस्टम के पार्ट है. द टर्म ओल्ड रिजमी मीन्स कि द ओल्ड रेजमी इज यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब दिस सोसाइटी. और जो हम टर्म ओल्ड रेजमी यूज़ करते हैं, दैट इज प्राचीन राजतंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हम इसको इस वर्ड को यूज़ करके किसको डिस्क्राइब करते हैं? सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस के सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं. लेकिन पहले 1789 से पहले हम सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए ओल्ड रेजमी वर्ड का यूज़ करते थे. एंड फिगर 2 shows how the system of E state in French society was organized. Means figure 2 shows how the system of E state in French look at the figure 2 and फिगर 2 में कैसे, मतलब कि हमने ई स्टेट को जो डिवाइड किया था इस सोसाइटी में, मतलब कैसे ऑर्गेनाइज वे में. दैट फर्स्ट ई स्टेट मतलब क्या होता है? क्लर्गी मीन्स कि पादरी लोग, जो पादरी लोग थे. एंड यू कैन से सेकेंड ई स्टेट है नोबिलिटी. नोबिलिटी मतलब जो कुलीन लोग होते हैं, जो बहुत ही लो कास्ट के होते हैं. एंड द थर्ड ई स्टेट था, वो कौन से थे? बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, कोर्ट थे, ऑफिशियल थे, लॉयर्स थे, एक्सेट्रा. और इसमें फिर पीसेंट्स एंड आर्टिशंस भी आ रहे थे, फिर स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबर भी, एंड सर्विस. इन्हीं से कहा गया था फ्रांस में कि आप टैक्सेस चार्ज करोगे. एंड देन peasants made up about 90% of the population. मीन्स कि जो पीसेंट थे पूरे, यू कैन से
अगर हम फ्रांस को देखें तो 90% लोग वहाँ पर क्या थे, उनकी पॉपुलेशन के 90% लोग क्या थे, पीसेंट्स थे। एंड however only a small number of them owned the land they cultivated and only a small number of them owned, मतलब जो इन लैंड पे वो खेती करते थे, जिन लैंड पे वो खेती करते थे वो बहुत ही कम थी, वो बहुत ही कम थी, क्योंकि मतलब जिनका लैंड था, जिन मजदूरों का अगर लैंड भी हुआ करता था तो बहुत कम मजदूरों का लैंड था और वो उस पर खेती करते थे। एंड अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन बाय नोबल्स, मीन्स कि जो 60% ऑफ लैंड है वो कुलीनों के पास है, कुलीन के पास है, दैट इज द चर्च। नोबल्स के पास है, नोबिलिटी, कुलीन वर्क, दैट इज church, the other richer members of the third state, means 60% ज़मीन तो कुलीनों के पास है, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। मीन्स कि जो आप कह सकते हो 60% नोबल्स में चर्च का और जो रिचर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट में, जो रिचर मेंबर्स थे थर्ड स्टेट में उनका हक था, उनका उस पर हक था। एंड the members of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoyed certain privileges of the birth. The most means कि जो two states थे, the members of the first two states, जो members of the first two states थे, that is you can say state, the clergy and the nobility, जो क्लर्जी थे एंड दी नोबिलिटी थे कि नोबिलिटी थे एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ, मतलब जब इनका जन्म होता था बर्थ से वो कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस उनको प्रोवाइड किए जाते थे। जब उनका बर्थ होता था तो तब से उनको कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए जाने लगते थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज exemption from paying taxes to the state, means कि the most important था वो exempt थे, उन्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। वो मीन्स राज को दिए जाने, मतलब उन्हें ये हक था, उन्हें एक मतलब यू कैन से उन्हें एक प्रिविलेज दिया गया था कि वो सिर्फ एंजॉय कर सकते हैं बर्थ से इस प्रिविलेजेस को, और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि वो कोई भी टैक्स को पे नहीं करेंगे, वो कोई भी टैक्स को पे नहीं करेंगे। एंड these the most important in these exemption था the nobles further enjoyed feudal privileges, the noble जो नोबल थे फर्दर एंजॉयड कर रहे थे, जो नोबल थे उन्होंने क्या किया, वो भी एंजॉयड कर रहे थे। इनमें से सबसे महत्व यू कैन से कि पादरी लोगों को तो कुछ हक दिया था, उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, और जो नोबिलिटी थे द नोबल फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, जो नोबल थे उन्होंने फर्दर फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय किया था, फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय किया था। दीज इंक्लूड फ्यूडल ड्यू, और इसमें इंक्लूड था फ्यूडल ड्यूज एंड फ्यूडल ड्यूज which they extracted from the peasant, मतलब कि जो नोबल्स लोग थे वो फ्यूडल प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे थे, और इसमें फ्यूडल ड्यूज मतलब कि आप पीसेंट से रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हो, आप पीसेंट से रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हो। एंड peasants were obliged to render services to the land, to work in his house and field, to serve in the army or to participate in building rock। और जो peasants थे उन्हें कहा जाता था, peasants को कौन कौन से
काम दिए जाते थे, मतलब उन्हें ज़बरदस्ती कहा जाता था कि आप टू रेंडर सर्विसेज, आप अपने लैंड अपने लॉर्ड के यहाँ जाइए, काम करिए, उनके फील्ड में काम करिए, उनके घर में काम करिए। टू सर्व इन द आर्मी, आर्मी को भी सर्व करिए और पार्टिसिपेट करिए बिल्डिंग के वर्क्स में भी, एंड पार्टिसिपेट करिए बिल्डिंग के वर्क्स में। एंड building gave. The church too extracted its share of taxes, called theses, called tithe, called tithe, tithe, called tithe, and that is tithe मतलब you can say a tax धार्मिक कर, मतलब अगर आप पूजा करते हो तो उसका भी आपको टैक्स पे करना होगा। चर्च मीन्स कि जो चर्च थे वो भी लोगों से टैक्स वसूलते थे, मीन्स कि टैक्स लेते थे, टैक्स लिया जाता था। और क्या क्या के टैक्स लेते थे, उनका टैक्स का क्या नाम उन्होंने दिया था, टाइड, टाइड नाम दिया था, टाइड नाम दिया था, जो कि पीसेंट से लिया जाता था, टाइड नाम दिया था जो कि पीसेंट से लिया जाता था। अ टैक्स लेवाइड बाय द चर्च comprising 1/10 of the agriculture produce, मतलब टाइड चर्च जितने भी टैक्स को लोगों से इकट्ठा करती है ये, और ये जो टैक्स होता है अगर आप एग्रीकल्चर का 1/10 पार्ट इकट्ठा कर लो रेवेन्यू का, वो पार्ट होता है इस चर्च का। 1/10 पार्ट, अगर आप एग्रीकल्चर का 1/10 पार्ट ले रहे हो तो आपका टैक्स भी जो चर्च में टैक्सेस लिए जा रहे हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, एग्रीकल्चर का 1/10 पार्ट और इसका टैक्स। एंड फाइनली all members of the third estate had to pay taxes to the, फाइनली डिसाइड हुआ कि जितने भी थर्ड स्टेट में लोग हैं उन्हें सबको टैक्स पे करना है। एंड these included a direct tax called इसने इंक्लूड किया डायरेक्ट टैक्स को, और इसको हम क्या कहते हैं, टाइड, इसे हम क्या कहते हैं, टाइड। टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, और टाइड मतलब कि आप जो टैक्स पे कर रहे हो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो, स्टेट को टैक्स पे कर सकते हो। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस which were levied on the articles of everyday consumption like salt, tobacco, means कि सॉल्ट और टबैको पर भी सॉल्ट और टबैको रोज़ का रोज़ यूज़ किया जाता है, तो इन पर भी टैक्स लगाना चाहिए, और इन पे भी लोग टैक्स लगाते थे, इन पे भी लोग टैक्स लगाते थे, किस पे, टोबैको पर और सॉल्ट पे लोग टैक्स लगाते थे, टोबैको और सॉल्ट पे लोग क्या करते थे, टैक्स लगाते थे। एंड द burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone, means कि जो बर्डन था, सारा जितना भी गवर्नमेंट का बर्डन था वो बर्डन गवर्नमेंट ने किस पे डाल दिया था, सब सिटीजन्स पे उन्होंने ये बर्डन डाल दिया था, किस पे डाल दिया था, सिटीजन्स पे उन्होंने ये बर्डन डाल दिया था। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज कि मतलब 3 स्टेट है, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी पादरी, एंड सेकेंड नोबिलिटी कुलीन वर्क, एंड थर्ड में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीसेंट एंड आर्टिशन, स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्विस आते हैं, जिन्हें मजबूर किया जाता था कि आप ही टैक्स पे करेंगे। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। The next topic under the French society during the late 18th century is the struggle to survive. Struggle करना, जीने के लिए struggle करना। The struggle to survive.
first look at the picture. What the poor fellow brings everything: grain, fruits, money, salad. The fat lord sits there, ready to accept it all. He does not even care to grace him with a look. Means कि जो गरीब एक किसान था वो एवरीथिंग मीन्स कि अपने लॉर्ड को देता था, ग्रेन देता था, फ्रूट देता था, मनी देता था, सैलड देता था। लेकिन जो फैट लॉर्ड था जो सिर्फ चेयर पे बैठा रहता था, रेडी, वो हमेशा लालची था, मतलब एक्सेप्ट करने के लिए तो हर एक चीज़ तैयार था, लेकिन एक नज़र घुमा के भी नहीं देखता था कि इसकी मतलब कि ये कौन है, जानने की भी कोशिश नहीं करता था कि ये इंसान कौन है। एंड मीन्स द नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीस एंड द फ्लाई। मीन्स जो नोबल मैन है, नोबल मैन एक स्पाइडर है और पीसेंट क्या है, फ्लाई है। मतलब फ्लाई, पीसेंट क्या है, फ्लाई है, पीसेंट एक मक्खी। एंड द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट। मीन्स कि अगर शैतान को आप जितना दोगे उतना लालच उसका बढ़ता चला जाएगा, उतना लालच उसका बढ़ता चला जाएगा। एंड द स्ट्रगल टू सर्वाइव, स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. Means फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 1715 में 23 मिलियन थी और 1715 में 28 मिलियंस हो गए इन 1789। मीन्स कि अगर हम 1715 की बात करें तो फ्रांस का 1715 की बात करें तो फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी थी, 23 मिलियन, और 28 मिलियन 1789 की बात करें तो फ्रांस की पॉपुलेशन कितनी थी, 28 मिलियन, 28 मिलियन। एंड and this led to a rapid increase in the demand for food. अगर इंक्रीज होगी पॉपुलेशन तो डिमांड भी फूड ग्रेन की इंक्रीज होगी, अगर इंक्रीज होती है पॉपुलेशन तो डिमांड भी फूड ग्रेन की क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। और जो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स है वो मतलब फुलफिल नहीं कर पाएगा नीड्स ऑफ द पीपल, मतलब नीड्स ऑफ द फूड को फुलफिल नहीं कर पाएगा हमारा जो प्रोडक्शन है। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी डिमांड। सो जो प्राइस ऑफ ब्रेड था, जो मतलब स्टेबल डाइट था मोस्ट ऑफ द पीपल का, सबसे मोस्ट ऑफ द पीपल का स्टेबल डाइट था, उसका रेट क्या हुआ था वो so the price of bread which was the staple diet of the majority rose rapidly, rose कर रहा था rapidly, and most workers were employed as laborers in workshop whose owner fixed their wages। और जितने भी मोस्ट वर्कर्स थे उन्होंने कहाँ पे अपना काम ढूंढा, उन्होंने मतलब लेबर्स का वर्क ढूंढा वर्कशॉप पे, लेबर्स का वर्क ढूंढा मतलब काम ढूंढा उन्होंने। एंड लेबरर्स, वो लेबरर्स की तरह काम कर रहे थे वर्कशॉप में और वहाँ पे उनको एक फिक्स्ड वेजेस दिया जाने लगा, उनको एक फिक्स्ड वेजेस दिया जाने लगा। And but wages did not keep pace with the rise in price। लेकिन wages उतना नहीं था कि मतलब wages इतना ज़्यादा नहीं दे रहे थे वो कि हम जो rise in price है,
राइज, हमेशा किसी ना किसी चीज़ का रेट तो बढ़ ही रहा था, सबका रेट बढ़ रहा था, तो हमें जो वेजेस मिल रही थी उससे हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडन। इसी कारण से जो गैप था पुअर और रिच का बिल्कुल बढ़ता चला गया, जो पुअर और रिच का गैप था वो बिल्कुल बढ़ता चला गया। एंड थिंग्स बिकेम वर्स वेदर ड्रॉट और हेल, जो थिंग्स था वो बहुत ही वर्स हो गया, बिगड़ते ही जा रही थी सिचुएशन, वेयर डॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। मीन्स कि स्थितियाँ तब और बेहतर हो जाती जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। मीन्स कि दिस बिकम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस, मतलब ये सबसे ज़्यादा वर्स तब हो जाता जब हमारी जो नेचुरल क्लैमिटी है उसके कारण, नेचुरल क्लैमिटी मतलब ड्रॉट हो जाए, हेल आ जाए, तो सूखा पड़ जाए, ओले पड़ जाए, तो इससे हमारे क्या होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा हार्वेस्टिंग का होगा। हार्वेस्टिंग सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, लुक एट दैट, कि हम किसान खेतों में अनाज उगाते हैं, फिर उन्हीं अनाज को हम बाहर लेके जाते हैं, फिर उन्हीं से ब्रेड बनाते हैं, फिर उसी से सेल करते हैं। तो बिल्कुल सब लोग, तीनों चार लोग अपना प्रॉफिट देखते हुए रहते हैं। एंड मीन्स कि अब दिस लेड टू subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. Means कि क्या हुआ कि subsistence, what is subsistence crisis? Let's know. An extreme situation where the basic needs of livelihood are ended. ऐसी सिचुएशन जिसमें हम अपने बेसिक नीड्स तक को पूरा नहीं कर पाते, बेसिक नीड्स को। एंड एटोनॉमिस, one whose name remain unknown. Autonomous means कि जिसका नाम मालूम ना हो, जिसका नाम मालूम ना हो। एंड क्या हुआ था कि this led to a subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. मीन्स कि क्या हुआ था वहाँ पे, अब तो फूड की भी प्रॉब्लम आने लग गई थी, और मतलब फूड की भी प्रॉब्लम आने लग गई थी, और दिस लेड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गई थी। समथिंग दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी, वो कुछ ऐसी चीज़ें ओल्ड रेजिमी के दौरान फ्रांस में काफ़ी लोगों की लाइफ पे प्रॉब्लम आ गई थी, काफ़ी लोगों की लाइफ पे प्रॉब्लम आ गई थी। एंड फ्रांस में रहकर काफ़ी लोगों के प्रॉब्लम आ गई थी। Our third topic is 1.3. फर्स्ट टॉपिक था द स्ट्रगल टू सर्वाइव। बहुत ही मुश्किल था स्ट्रगल करना इन फ्रांस, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल इंक्रीज करती जा रही थी, और कई लैंडलेस लेबर थे, उनकी जो ज़मीन थी उनमें वो कुछ ही चीज़ों को उगा पाते थे, और इसके कारण फूड में फूड जितना चाहिए था वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो लोगों की भी जान जाएगी। तो इसी के कारण क्या हुआ, फूड की कमी हो गई, तो फ्रांस गवर्नमेंट ने ब्रेड के रेट को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सबसिस्टेंस क्राइसिस happen. How to subsistence crisis happen. Subsistence crisis happen means कि जीने का जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है।
एंड द फर्स्ट इज बैड हार्वेस्ट, राइट। अगर बैड हार्वेस्ट होगा तब भी होगा क्राइसिस आएगी। बाद के बाद द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड, पुअरेस्ट ब्रेड नहीं खरीद सकते। एंड द बीच में है डिजास्टर एपिडेमिक्स, मीन्स की महामारी। इन सब के कारण क्या होता है, फूड में कमी आती है। द कोर्स ऑफ ए सबसिस्टेंस क्राइसिस। एंड द थर्ड पॉइंट इज a growing middle class envisages an end to privileges, an end to privileges. In the past, peasants and workers had participated in wars against increasing taxes and food security. And food security. इन द पास्ट में क्या हुआ, पीसेंट्स एंड जो वर्कर्स थे हैड पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी। जो पीसेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, विद्रोह में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, मीन्स की स्टार्ट कर दिया रिवोल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स और फूड सिक्योरिटी। इंक्रीजिंग टैक्स और फूड सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अपनी बातों को सामने रखना स्टार्ट कर दिया, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। एंड बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग देम अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। बट दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स, बट उनके पास इतनी कोई सुविधा नहीं थी या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिससे कि यू कैन से कि उनके पास कोई भी सोशल और इकोनॉमिक बट दे लैक मीन्स ऑफ, उनके पास कोई भी, उनके पास लैक था मीन्स ऑफ प्रोग्राम, कोई उनके पास सारे प्रोग्राम्स को करने के लिए उनके पास मीन्स मतलब कुछ साधन का लैक था, प्रोग्राम्स के लैक थे टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अगर वो उनके पास मीन्स होता, उनके पास अगर मीन्स और प्रोग्राम्स होते तो वो कब का मतलब ब्रिंग आउट कुछ सोशल और इकोनॉमिक में चेंज ला चुके होते, बट उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनको ऐसे ही विद्रोह करना था। एंड जब आपके पास कोई सुविधा नहीं होती तो उस विद्रोह का भी रिजल्ट सही नहीं आता। दिस वॉज फेल्ड टू दोज ग्रुप विद इन द थर्ड स्टेज हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडिया। मतलब जो थर्ड ई स्टेट के उन लोगों, उन समूहों ने उठाई जिम्मेदारी किसने उठाई थी, थर्ड ई स्टेट में बिजनेस पर्सन जो थे उन लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, जो मीन्स की जो बहुत ही ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, एक्सेस टू एजुकेशन, न्यू आइडियाज एंड जो प्रॉस्परस हो, इन सब से उसको इफेक्ट होता हो। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तीसरे स्टेट के उन ग्रुप्स को ने उठाई जो समृद्ध होते हैं, जो शिक्षित हो गए और विचारों के संपर्क में आ सके। And 18th century witnessed the emergence of social group। 18th century ने विटनेस किया मतलब इमर्जेंस, उदय हुआ सोशल ग्रुप्स का, मतलब कुछ न्यू चीज़ें आई। सोशल ग्रुप टर्म द मिडिल क्लास who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods
such as woolen and skilled textiles that were either exported or bought by the richer members of society. Richest members of society मीन्स की जो 18th सेंचुरी विटनेस है, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, एक द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप हुआ था, मतलब एक सोशल ग्रुप का उदय हुआ था, मीन्स की राइजन हुआ था, जिसे हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिडिल क्लास। और जिसने मतलब कि हु अर्न देयर वेल्थ, वो अपने वेल्थ को खुद अर्न करते हैं थ्रू एंड एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड, मतलब वो अपने वेल्थ को कैसे एक्सपैंड करते हैं, ओवरसी मतलब शिप ट्रेड करके, मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामानों को पहुंचाकर, समुद्री व्यापार करके। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स such as woolen and silk textiles that were either exported or bought by the richer members of society। और उन्होंने क्या किया, एक्सपैंडिंग, एक तरह से ओवरसी ट्रेड को एक्सपैंड किया फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन और सिल्क टेक्सटाइल को भी उन्होंने एक्सपोर्ट किया एंड बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, और वो एक रिचर मेंबर बन गए अपनी सोसाइटी के। मीन्स कि उन्होंने एक तो 18th सेंचुरी में न्यू सोशल इकोनॉमी या न्यू सोशल ग्रुप्स का इमर्जेंस हुआ, और उन्हें हमने क्या कहा, मिडिल क्लास कहा। सो हु अर्न देयर वेल्थ, जो अर्न करते हैं अपने वेल्थ को थ्रू एंड एक्सपैंडिंग, मतलब उन्होंने अपने वेल्थ को कैसे अर्न किया, एक्सपैंड किया अपने ट्रेड को क्या किया, उन्होंने पूरी तरह से एक्सपैंड किया। एंड ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुडन एंड सिल्क टेक्सटाइल दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और बॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। 18th सेंचुरी में उन्होंने मतलब अपना व्यापार बढ़ाया, और उसमें जो भी कॉटन और सिल्क की ड्रेसेस थी के बल पर मतलब उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स सच एज वुलन सिल्क टेक्सटाइल दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड और ब्रॉट बाय द रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मीन्स कि जो कॉटन और जो सिल्क टेक्सटाइल थी, या तो वो इंपोर्ट कर रही थी या वो एक्सपोर्ट कर रही थी। सोसाइटी के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे, और जो वो एक्सपोर्ट कर रही थी या इंपोर्ट कर रही थी, तो क्या हो रहा था, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो रिचर मेंबर्स हैं, एक्सपोर्ट कर रही थी, वो उसको तुरंत खरीद लिया करते थे, वो उसको क्या करते थे, तुरंत परचेज कर लिया करते थे। एंड यू कैन से 18th सेंचुरी विटनेस है जहाँ पे इमर्जेंस हुआ था सोशल ग्रुप का, तो उन्हें हमने क्या नाम दिया था, मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास की वेल्थ कैसे वो लोग कमाते थे, एक्सपैंड करते थे ओवरसी ट्रेड को, जिससे कि द मैन्युफैक्चर ऑफ, जो वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे वुल को, और जो सिल्क टेक्सटाइल थी, दैट वर आइदर एक्सपोर्टेड, जब वो उन्हें एक्सपोर्ट करते थे, और अगर वो उन्हें एक्सपोर्ट नहीं करते थे तो जहाँ पे रिच फैमिलीज रहती थी वहाँ पे वो क्या करते थे, जो रिच फैमिलीज रहती थी वहाँ पर वो उसको जाकर सेल कर देते थे, एंड in addition to merchant and manufacture, the each state included professions such as law, और मतलब जो हमारा each state है, merchants and manufacturers, जो merchants है और जो manufacturers है, ये किस में थे, मर्चेंट और फैक्टर्स भी ईस्ट स्टेट में थे, और इसमें इंक्लूडेड प्रोफेशंस कौन से थे, सच एज लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, इसमें क्या थे, 8 थे, मतलब प्रोफेशनल। इसमें कुछ प्रोफेशन और ऐड किया गया, कौन सा, लॉयर का और एडमिनिस्ट्रेटिव।
all of these were educated and believed that no other people in society should be privileged by birth. मतलब all of these were educated. जितने भी सब ट्रेड कर रहे थे दे ऑल वर एजुकेटेड, सब एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे, सब एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। और वो बिलीव करते थे कि कोई भी सोसाइटी का मेंबर, किसी भी सोसाइटी के मेंबर को प्रिविलेज बाय बर्थ, कोई भी प्रिविलेज नहीं देना चाहिए बाय बर्थ में, प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करना चाहिए बाय बर्थ। Rather a person's social position must depend on his marriage. मतलब जो उसकी सोशल पोजीशन है वो उसके स्टेटस पे डिपेंड करती थी, उसके सोशल स्टेटस पे डिपेंड करती थी। किसी भी मीन्स कि दिस आइडिया a person's social position must depend on his marriage. उसकी सोशल पोजीशन डिपेंड करती थी, उसकी जो सोशल किसी भी पर्सन की जो सोशल पोजीशन है वो सोशल पोजीशन मीन्स कि उसको कितनी एजुकेशन है, उसकी सोशल पोजीशन क्या है, वो क्या जॉब करता है, दिस ये डिपेंड करती थी ऑन हिज मैरिज, मतलब वो कितना एजुकेटेड है उस पर डिपेंड करती थी। एंड these ideas envisaging a society based on freedom and equal rights and opportunities for all. These ideas and envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by the philosophers such as John Locke, John Locke and Jean-Jacques Rousseau. In these two treatises of government look out. Let's explain that these ideas envisaging means कि ये सभी पढ़े लिखे थे, इनका मानना था कि समाज के किसी भी ग्रुप के पास कोई भी जन्म से अधिकार नहीं होने चाहिए और किसी भी व्यक्ति की मतलब सोशल हैसियत, मतलब सोशल आधार उसकी योग्यता, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर हम सोशली ट्रीट कर रहे हैं तो वो हम उसको सोशली ही ट्रीट करेंगे। ये हम नहीं देखेंगे कि वो उसके पास इनकम है कि नहीं, वो रिच है क्या, वो पुअर है क्या, उसकी मतलब वो योग्य है कि नहीं सोसाइटी में रहने के लिए, वो अपने आप को डेवलप कर पा रहा है कि नहीं मॉडर्न से में रहने के लिए, दैट हम सिर्फ उतना ही देखेंगे। और इंडिपेंडेंट समान मीन्स कि जो इंडिपेंडेंस है, दीज आइडियाज एंड मतलब सोसाइटी जो बेस्ड है फ्रीडम, सोसाइटी में फ्रीडम भी होना चाहिए, इक्वल लॉज भी होना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल भी होना चाहिए। ये कौन कौन से फिलोसफर ने कहा था, ये कौन कौन से फिलोसफर्स ने कहा था, दैट इज सच एज जॉन लॉक और जॉन लॉक और जैक ने ये कहा था। एंड और अब यू कैन से in his two treatises of government law, treatises of government, you go sought to refuse the doctrine of the divine and absolute right of the monarch, means जो हमारे फिलोसफर थे, दीज आइडिया एनविचिंग अ सोसाइटी बेस्ड
सोसाइटी में जो फ्रीडम होना चाहिए, सबको इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, वो पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर। और कौन से फिलोसफर्स ने कहा था? जॉन लॉक और जॉन जाक रूसो फिलोसफर थे जिन्होंने ये अपनी बातें प्रेजेंट की थी। और दैट इज इन हिज टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में क्या कहा गया? लॉक साउट टू रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन। लॉक ने जो डॉक्ट्रिन है राजा के दैवीय और लॉक ने कहा ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन होता है एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क है, ये जो उन्होंने साफ रिफ्यूज कर दिया डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क है, ये सिर्फ मोनार्की सिस्टम है, ये वहाँ की ही सिस्टम को डेवलप कर रही है, तो उसने साफ से इसको मना कर दिया मोनार्क को। एंड उन्होंने फिर साफ से मना कर दिया। देन रूसो कैरी द आइडिया फॉरवर्ड। रूसो ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया एंड proposing a form of government based on a social contract between people and their representatives। मीन्स क्या हुआ? जो रूस थे उन्होंने इस आइडिया को फॉरवर्ड किया एंड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ, उन्होंने प्रपोज किया कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म करनी चाहिए जो बेस्ड हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। उनके बिटवीन उनकी जो बातें हुई, जो गवर्नमेंट के सामने हम बात रख पाए, वो पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में जो बातें हो रही हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ तक पहुँचाएगा उसे? गवर्नमेंट के पास तक। ऐसी गवर्नमेंट के लिए रूसो ने कहा कि ये आइडिया को फॉरवर्ड किया जाए। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज स्पिरिट ऑफ द लॉज में क्या कहा गया? मांटेस्क्यू प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मीन्स कि इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कहा गया और मॉन्टेस्क्यू ने कहा क्या? प्रपोज किया कि डिवीजन होना चाहिए सबकी पावर्स में, डिवाइड होना चाहिए इन सबकी पावर विद इन द गवर्नमेंट, और डिवाइड होनी चाहिए विद इन द गवर्नमेंट, बिटवीन द लेजिस्लेटिव में, द एग्जीक्यूटिव में एंड द जुडिशरी में। इन तीनों में पावर्स को डिवाइड करना चाहिए। एंड दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। ये जो मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ये मतलब फोर्स किया गया यूएसए में आफ्टर दी 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। और ये फोर्स किया गया उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज में जहाँ पर उन्हें ब्रिटेन से, फ्रांस से आज़ादी दिलाई थी। और कितनी कॉलोनीज थी? 13 कॉलोनीज थी वहाँ पे। एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। मीन्स कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें ये गारंटी दी गई थी एक इंडिविजुअल के राइट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर पॉलिटिकल थिंकर, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल थिंकर से फ्रांस के लिए, पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, यू कैन से। एंड the ideas of these philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. And the ideas of these philosophers were discussed. अब ये जो आइडियाज़ थे फिलोसफर के, वो हर जगह डिस्कस होने लग गए थे। मीन्स कि हर इंटेंसिवली सैलून में डिस्कस होते थे, कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कस होते थे, और स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक, और सब लोगों के पास इसकी स्प्रेड होने लग गया था
थ्रू बुक के द्वारा, बुक से लोगों तक इंफॉर्मेशन जा रही थी, न्यूज़पेपर से लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही थी। एंड these were frequently read aloud in book for the benefit of those who could not read and write. और ये क्या किया जा रहा था, ये फ्रीक्वेंटली रीड किया जा रहा था, ज़ोर ज़ोर से, फ्रीक्वेंटली ज़ोर ज़ोर से रीड किया जा रहा था, जिससे कि जिन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, जिन्हें लिखना पढ़ना बिल्कुल ही नहीं आता है, वो इसको सुन सके और समझ सके कि क्या कहा जा रहा है, एंड सुन सके और समझ सके कि क्या कहा जा रहा है। These were frequent. The news that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. And protest against the system of privileges means कि इसी समय क्या हुआ, जो लुइस 16 थे, उन्होंने मतलब कि लुइस जो 16 थे, लोगों को मतलब एक लोगों में अफवाह जैसे रूमर फैल गया था, या बातें होने लगी थी कि वो प्लान कर रहे हैं दोबारा टैक्स देने, मतलब वो अपने एक्सपेंसेस के लिए, एक्सपेंसेस को का खर्चा उठाने के लिए वो दोबारा से टैक्स को इंक्लूड कर रहे हैं, और इस बार इस टाइम जो टैक्सेस होंगे वो बहुत हाई होंगे। और जब लोगों ने इस बात को सुना तो उनके माइंड में गुस्सा भर गया और वो विद्रोह करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, और प्रिविलेजेस को सिस्टम पे उन्होंने मतलब विद्रोह करने लग गए, गुस्सा करने लग गए थे वो। एंड अकाउंट्स ऑफ दिस इज अ सोर्स accounts of lived experiences in the old regime means कि accounts जो अकाउंट से मतलब कि जो उनके एक्सपीरियंसेस थे ओल्ड रेजिम में, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे उनको यहाँ पे बताया गया है। दैट इज किसने बताया है, जॉर्ज डंटन, मतलब जॉर्ज डंटन ने क्या कहा, who later became active in revolutionary politics, wrote to a friend in 1793 looking back upon the time when he had just completed his study, मीन्स कि जो जॉर्ज डंटन थे, जॉर्ज डंटन ने अपनी स्टडीज़ को पूरी कर ली, और स्टडीज़ को पूरी करने के बाद एक समय को याद मतलब उन्होंने एक टाइम को याद किया, दैट इज 1793, और वो मतलब स्टडीज़ को पूरी करने के बाद who later become, ये जो जॉर्ज डंटन थे who later became active in, वो एक्टिव हो गए थे रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स में, वो एक्टिव हो गए थे रिवॉल्यूशनरी पॉलिटिक्स में, और रोट टू अ फ्रेंड, उन्होंने लिखना स्टार्ट किया इन 1793 लुकिंग बैक अपॉन द टाइम व्हेन ही हैड जस्ट कंप्लीटेड, वो अपने टाइम को याद कर रहे थे, अपने पुराने टाइम को याद कर रहे थे जब उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट किया था। उन्होंने अपने दोस्त को क्या लेटर में लिखा, दैट आई वॉज एजुकेटेड इन द रेसिडेंशियल कॉलेज ऑफ प्लेसिस, मीन्स कि प्लेसिस में आई वॉज एजुकेटेड, मैं एजुकेटेड हो गया हूँ, रेसिडेंशियल कॉलेज था प्लेसिस में, एंड देयर आई वॉज इन द कंपनी ऑफ इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन, मीन्स कि मुझे कई कंपनीज मिली, दैट इज मुझे कई इम्पॉर्टेंट लोगों की कंपनी मिली, इम्पॉर्टेंट मेन की कंपनी मिली है,
एंड इम्पॉर्टेंट मैन की कंपनी मिली एंड वंस माई स्टडीज एंडेड आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग। और जैसे ही पढ़ाई पूरी होने के बाद जैसे मेरी स्टडीज पूरी होगी मैं भी क्या हो जाएगा, आई वॉज लेफ्ट विथ नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, मैं भी जॉब ढूंढने के लिए निकल जाऊंगा। आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ पोस्ट, मैं एक पोस्ट की तलाश कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू फाइंड वन ऑफ द लॉ कोर्स इन पैरिस, ये इम्पॉसिबल है जॉब मिलना, और वो भी कहाँ, लॉ कोर्स इन पेरिस में, लॉ कोर्स इन पेरिस। And the choice of a career in the army was not open to me, मतलब हमारे लिए कैरियर चुनना, चॉइस आर्मी में जाने का जो करियर है वो हमारे लिए नहीं है, वो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आई एम नॉट ए नोबल बाय बर्थ, नॉट डिड आई हैव अ पैट्रन, मीन्स कि क्योंकि मैं तो नोबल नहीं हूँ, मीन्स कि मैं कुलीन वर्कर नहीं हूँ, और ना ही कोई मेरा क्या है, नॉट डिड आई हैव अ पैट्रन, और कोई भी मेरा मतलब पैट्रन नहीं है, कोई भी मेरा पैट्रन नहीं है, मतलब संरक्षण में कोई भी नहीं है मेरे आसपास की जो मेरी देखभाल कर सके डायरेक्ट। एंड चर्च, यू कैन से द चर्च टू कुड नॉट ऑफर मी अ रिफ्यूजी, चर्च भी मुझे ऑफर नहीं करेगी रिफ्यूजी, या चर्च भी मुझे सहारा नहीं देगी कि मैं यहाँ पर आके रहूँ। एंड आई कुड नॉट बाय एन ऑफिस एंड आई डिड नॉट पोजेस अ सूट, और मैं कोई ऑफिस भी नहीं खरीद सकता, मैं कोई ओहदा भी मतलब कोई ऑफिसर का पोस्ट भी खरीदने नहीं सकता, क्योंकि मेरी जेब में मेरी जेब में एक पैसा तक नहीं है। एंड माई ओल्ड फ्रेंड्स टर्न देयर बैक्स टू मी, और मेरे जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं जितने भी, सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। एंड the system has provided us with an education without however offering a field where our talents could be utilized, और ये जो सिस्टम है, हम इस सिस्टम ने हमें स्टडीज़ करा तो दिया, लेकिन हमारी जो क्रिएटिविटी है हमारे अंदर, मतलब उसने कोई हमें ऐसी एजुकेशन नहीं दी कि हम ऑफर करें, फील्ड वर्क करें, या हमें कुछ टैलेंट है उसको उभर के वो सामने आए। उन्होंने हमें ऐसा कोई मतलब चांस नहीं दिया, ऐसा उन्होंने हमें कोई भी चांस प्रोवाइड नहीं किया कि हमारा जो टैलेंट है वो सबके सामने आए, वो सबके सामने आ जाए। एंड नेक्स्ट इज एंड इंग्लिश, वो अपनी बातें बता रहा है कि अगर हम लो कास्ट के हैं तो क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ जाएंगे। एंड इंग्लिश मैन है, वो एक इंग्लिश मैन है आर्थर यंग है, ट्रेवल थ्रू फ्रांस ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम, वो फ्रांस मतलब फ्रांस की यात्रा, फ्रांस घूम रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे 1787 से 1789 तक। एंड रोड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ, और उन्होंने पूरी डिटेल में अपनी डिस्क्रिप्शंस को लिखा है, पूरा वो कहाँ कहाँ घूमे। ही ऑफन कमेंटेड ऑन व्हाट ही सॉ, और उन्होंने इस पर भी कमेंट किया है कि उन्होंने क्या क्या देखा, घूमे उसके बारे में भी, बट उन्होंने ज़्यादा कमेंट किया है कि उन्होंने क्या क्या देखा। एंड लुक, उन्होंने क्या देखा, ही who decides to be served and waited upon by slaves, means कि he who decides to be served and waited upon by slaves, ill-treated slaves at that, must be fully aware that by doing so he is placing his property and his life in a situation which is very different from that he would be in. Means कि क्या हो गया कि जो सर्व करना, he who decided to be, कौन डिसाइडेड टू बी सर्व और वेटेड अपॉन बाय स्लेव, मतलब अपने गुलामों के जो उसकी सेवा में लगे रहते थे उसके गुलाम, खास तौर पर वो अपने गुलामों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, उनके साथ इल ट्रीटेड करता था, इल ट्रीटमेंट।
एंड पता होना चाहिए बुरा व्यवहार करने वालों को, जो अपने गुलामों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें मस्ट बी फुल्ली अवेयर होना चाहिए that by doing so, अगर वो ऐसा करते हैं, that by doing so he is placing his property and his life in a situation where very different from that he would be in had he chosen the service of free and well treated man. मीन जो लोग अपने गुलामों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं, वो सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे लिए ही बने, जो काम हम इन्हें कहेंगे वही काम ये करेंगे, एंड उनके साथ बहुत बुरा। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए वो अपनी ज़िंदगी को ऐसे प्लेस पे डाल रहे हैं, ऐसी जगह पे डाल रहे हैं जो उस टाइम बिल्कुल प्रॉपर्टी मतलब वो अपनी लाइफ को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती। जैसे कि हम अपनी लाइफ को ऐसी जगह डाल रहे हैं लोगों को परेशान कर, क्या पता उससे कुछ चेंजेस में उसने मुक्त लोगों की सेवा ली हो और उससे बेहतर बर्ताव करता। मीन्स कि जो लोग होते हैं कभी कभी वो क्या करते हैं कि लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उनको लगता है कि ये जो हमारे गुलाम हैं इनके साथ हम कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं, बट ये मतलब उनकी सोच बहुत ही दे आर थिंकिंग, वो अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति, वो अपनी लाइफ को ऐसे पार्ट में डाल रहे हैं, ऐसे प्लेस पे डाल रहे हैं कि अगर उनके साथ भी ऐसा कुछ होता तब उन्हें दैट दे फील मीन्स कि मस्ट भी उन्हें अवेयर होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ही इज़ प्लेसिंग हिज प्रॉपर्टी एंड हिज लाइफ, वो अपनी प्रॉपर्टी को और अपनी लाइफ को ऐसी सिचुएशन में डाल रहे हैं विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, और बहुत डिफरेंट है इस लाइफ से। मतलब कि आप अभी तो आराम कर रहे हो और स्लेव से बहुत बुरा व्यवहार कर रहे हो, लेकिन इससे अगर आपकी सिचुएशन में ऐसी आएगी तो आपकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। एंड हैड ही चूजन द सर्विस ऑफ फ्री एंड वेल ट्रीटेड मैन, क्या उसने कभी भी फ्री पर्सन की सेवाएं ली है, फ्री पर्सन की सेवाएं ली होती और उससे बेहतर क्या उसने कभी किसी के साथ अच्छा वेल ट्रीटेड मैन किया है, किसी को वेल ट्रीटेड, या चूजन द सर्विसेज ऑफ फ्री and he who chooses to die to the accompaniment of his victim groan should not complain if during a riot his daughter gets kidnapped or his son shot is killed. जो अपने इल ट्रीटेड, जो विक्टिम्स ग्रोन करते हैं, कहराते हैं, सुनते हुए मतलब जो विक्टिम्स मतलब चिल्ला रहे हैं, दर्द से कहरा रहे हैं, हम उनकी आवाज़ सुन रहे हैं अपने गुलामों की, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बस हम खाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। और उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण और बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। मीन्स कि फर्स्ट टाइम हम क्या करते हैं, एक तो स्लेव्स पे स्लेव के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उनको इल ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट करते हैं, और वो हम मानते हैं कि वो सिर्फ हमारे लिए बने हैं, हम चाहे उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर लें, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आप उस पार्ट पे हो और आपने कभी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की सोची है, अगर नहीं तो कभी क्या होता है कि कभी दंगे होते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं, रॉयट्स होता है, तो कभी जब आपकी बेटी या आपके बेटे को किडनैप कर लिया जाएगा तो आप कभी भी मत रोइएगा, क्योंकि आपकी क्या आदत है, जो अमीरों की आदत है, उनमें क्या होता है कि जो उनके स्लेव है, अगर स्लेव रो रहा है तो वो हमेशा मजाक उड़ाते हैं, अपनी पार्टी को एंजॉय करते हैं। बट अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपके साथ कभी ऐसा होगा तो आप कभी भी अपने दुख को मत रोइएगा, दैट यू डिजर्व दिस थिंग। एंड our next topic is the outbreak of the revolution